हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जी के भंडार। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 11 और 12 की किताब का दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी आने वाली वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहें। आइए दोस्तों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। वह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है। यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतः साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियाँ, जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात, वचनिकाएँ जैसी सामग्री होती हैं, जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती हैं। हिंदी साहित्य में भी अंत और बाह्य स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ताएं, नाभादास कृत भक्तमाल, ध्रुवदास कृत भक्त नामावली एवं संतवाणी संग्रह, भिखारी दास कृत काव्य निर्णय तथा अन्य कृतियाँ, कवि नामावली, मोद तरंगिनी, श्रृंगार संग्रह, हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक, माता दीन मिश्र का कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंत साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास में चारण कवियों का तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा की है। जनश्रुतियों से तात्पर्य है जनता में प्रचलित बातें जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती हैं, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती हैं। उनमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है, अतः यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है। इनका नाम गार्सा द तासी था। इनका इत्वार द ला लिटरेत्यूर एदुस्तानी नाम से 1839 में प्रथम भाग प्रकाशित हुआ तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया था। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। तासी ने प्रथम प्रयास में कवि की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। यह नई दिशा की और प्रथम कदम था। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा है। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें कवियों की जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों एवं उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है।
हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के नाम से लिखा। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने इसे इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिश्र बंधुओं द्वारा की गई। यह दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है कि कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की थी, तो मिश्र बंधुओं ने की थी। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यह ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें काल विभाजन भी किया गया। इसी समय हिंदी साहित्य जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित कालक्रमानुसार लिखा। इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रमाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। यह नगर प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1829 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित करके इतिहास की महत्ता को बढ़ा दिया और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका कालक्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल का विभाजन किया। इस प्रकार इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इतिहास लिखा, जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती हैं। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1838 में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। हिंदी भाषा पर सांस्कृतिक प्रभाव। भारतवर्ष की विशाल धरा पर अनेक परंपराओं के लोगों ने आक्रमण किया और वे यहाँ रच बस गए। उनकी परंपरा भारत की संस्कृति में मिल गई। भारत की धरती पर वैदिक धर्म के साथ बौद्ध धर्म व जैन धर्म का भी प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म ने मनुष्य को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। जैन धर्म ने भी इसी सिद्धांत को अहिंसा के नाम से अपनाया, किंतु वैदिक धर्म नष्ट नहीं हुआ। वैदिक धर्म में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं दार्शन शास्त्रों की रचनाएं हुई। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने लिखा। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने लिखा। वैशेषिक महर्षि कणाद ने लिखा। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने लिखा। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनि ने लिखा। उत्तर मीमांसा वेदांत भी कहते हैं जिसे, और ये शंकराचार्य ने लिखा। तथा 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण, इन्हीं के कारण भारत विश्व में जगत गुरु कहलाया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उच्च कोटि के शिक्षा केंद्र बन गए। वैदिक संस्कृति का पूर्ण विकास हो गया। यहीं से विश्व में सृष्टि और परमात्मा की व्याख्या दी गई। आत्मा और माया को व्यक्त किया गया। मनुष्य को सृष्टि के विकास और विनाश को समझाया गया। अज्ञान को मिटाकर ज्ञान के द्वारा विश्व शांति
प्रेम और सद्भावना की शिक्षा भी प्रदान की गई। इसी कारण भारत का अस्तित्व आज भी अमिट है। संस्कृत के आचार्यों ने संतों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों तथा नाथ समुदाय के योगियों द्वारा जनमानस में चेतना का नवीन संचार किया, चित्तवृत्तियों का सात्विक प्रवृत्तियों की ओर मार्गदर्शन किया। इसका प्रमुख श्रेय भारतीय वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाएँ सृष्टि के तत्वों की प्रमाणिक व्याख्या प्रदान करती हैं। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी आदि की देवों की संज्ञा देकर सृष्टि के संचालन में इनके सहयोग को प्रदान करने के कारण इनकी स्तुति की गई है। यह सत्य जगत विदित है कि इन तत्वों के माध्यम से ही सृष्टि आज भी संचालित है। ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल है। संस्कृत भाषा से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई और क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से उपभाषाएं एवं बोलियां ही हिंदी भाषा के जन्म का कारण बनी हैं। इस हिंदी साहित्य पर वैदिक कालीन संस्कृत के शब्दों की अमिट छाप है। जैसे वाल्मीकि, वेदव्यास, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी, भामह, भारवी, भवभूति, विश्वनाथ, जयदेव, माघ एवं कल्हण आदि कवियों ने तथा अपभ्रंश साहित्य के अनेक आचार्यों के काव्यों ने हिंदी भाषा को प्रभावित किया। अब्दुल रहमान संदेश रासक, जोइंदू कृत परमात्म प्रकाश, धनपाल कृत भविष्यत कहा, पुष्यदंत कृत जसहर चरियु, स्वयंभू कृत पौमचरियु, मुनि रामसिंह कृत पाहुड़ दोहा तथा हेमचंद्र का शब्दानुशासन जैसी कृतियों का हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। राहुल सांस्कृत्यायन तो इस समय के सरहपाद कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन किस कवि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा सहरपा या सरहपाद। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। हर्षवर्धन का साम्राज्य 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में छिन्न भिन्न हो गया। उसके द्वारा शासित राज्यों ने अपनी संप्रभुता प्राप्त कर ली। साथ ही आक्रमणकारियों के लगातार युद्धों से भारतवर्ष की स्थिति को शोचनीय बना दिया। भारत की संगठित सत्ता पतन की ओर जा रही और उस समय इस्लाम राज्य की नींव रखी जा रही थी। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे क्षीण होती चली गईं और इस्लामी शासक हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। युद्धों से आहत भारतीय जनता अपना धैर्य खो चुकी थी। विदेशी शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव साहित्यिक क्षेत्र में पड़ने लगा। भाषा में अरबी फारसी के शब्द आ गए। चारों तरफ अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण, अशांति एवं निर्धनता से त्रस्त होकर मानव अपने मन को परम शक्ति परमात्मा के प्रति केंद्रित करने लगा। इस समय 3 बातें प्रमुख थीं। कुछ व्यक्ति भौतिक सुखों से वंचित होने के आधार पर आध्यात्मिक बातें करने लगे। कुछ हिम्मत करके जी जान से दुश्मनों से लोहा लेते हुए प्राण न्यौछावर करने लगे। कुछ मरते मरते भी अपने भोग का परित्याग नहीं कर सके। इस युग में विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों के बीच चौथी पंक्ति उन लोगों की थी जिन्होंने अपने धैर्य, शौर्य और बुद्धि के बल पर धैर्य को बचाए रखा। ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में अपना विश्वास जगाए रखा। ऐसे वीर धरती के लिए गौरवशाली बन गए। उसी गौरवपूर्ण गाथा का उदय रासो साहित्य से हुआ, जिसमें आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा
उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शौर्य, वीरता और पराक्रम को दर्शाया जा रहा था। राजनीति एक अजीब मोड़ ले रही थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने भी भारत को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। जन धन की हानि के साथ भारतीय निराशा के सागर में डूब रहे थे। आर्यव्रत की समृद्धि, खुशहाली एवं शक्ति से आसपास के सीमावर्ती प्रदेश खुश नहीं थे। उनके मन मस्तिष्क में सदैव आर्यव्रत की खुशी छीनने की योजना बनती रहती थी। यह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश विदेशियों की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। यहाँ यवन, आभीर, हूण, कुषाण तथा मुसलमान आदि जातियाँ आई। भारत के अद्भुत शौर्य के आगे यवन पराजित हुए, किंतु लगातार युद्धों के कारण 10वीं शताब्दी तक विदेशी जातियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन का एक छत्र साम्राज्य रहा। चीनी यात्री हेन सोंग जब यहाँ आया तो भारत के वैभव को देखकर वह चकित रह गया। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनबी ने भारत पर लगातार कई आक्रमण किए और भारत को लूट कर ले गया। महमूद गजनबी के बाद भारत में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। तब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का तराइन में 1191 पहला युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ, किंतु दूसरे ही वर्ष 1192 शहाबुद्दीन गोरी तराइन के मैदान में फिर आ डटा और यह भारत के लिए एक निर्णायक युद्ध रहा। पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और गोरी की विजय हुई। इन युद्धों के कारण जनता और पिस गई थी, आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अकाल और भूखमरी से आहत थी और सम्राट युद्ध में व्यस्त रहते थे। गुलाम प्रथा का बोलबाला था। स्त्रियों को बाजार में खरीदा और बेचा जाता था। दास प्रथा का प्रचलन हो रहा था। गुलाम वंश से खिलजी वंश तक भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण हिंदुओं को दुख भोगना पड़ता था। अमीर खुसरो इसी युग के कवि थे। इन्होंने इस समय अपनी प्रसिद्ध कृति खुजरो की पहेलियाँ लिखी। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया। बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी। अमीर खुसरो यो कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। आगे पढ़ते हैं सामाजिक स्थिति का प्रभाव। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आ चुका था। जनता का शासकों के प्रति विश्वास समाप्त हो गया तो धर्म के मठाधीशों के प्रति भी निराशा ही हाथ लग रही थी। चारों तरफ असहायता एवं लाचारी नजर आ रही थी। ऐसे में अंधविश्वास, जाति पाति का भेद और बढ़ गया। समाज में असामाजिकता, अत्याचार एवं अनुशासनहीनता का वातावरण फैल गया। स्त्रियों के प्रति और भी अन्याय होने लगा। नारी वस्तु की भांति खरीदी और बेची जाने लगी। सती प्रथा, बाल विवाह और दास प्रथा की परंपरा ने जोर पकड़ लिया था। ढोंगी संत महात्मा व्यक्तियों को धर्म का भय दिखाकर ठग रहे थे। निर्धनता जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। अकाल, महामारी, आक्रमण के कारण फसलों को नष्ट करना, जनता को मारना, काटना आदि बातों ने समाज को विकट परिस्थिति में डाल दिया। गरीब गरीब बन रहे थे और धनी धनवान बनते जा रहे थे। इस समय केवल साहित्य के द्वारा ही आशा का संचार किया जा रहा था। अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचना हो रही थी, जिसके माध्यम से धर्म, नियम और एवं नैतिकता पुनः समाज में अपना स्थान जमा रही थी। 7वीं शताब्दी के अंत में और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला। पल्लव शासकों ने शिल्पियों एवं चित्रकारों को सम्मान देना शुरू कर दिया। मद्रास म्यूजियम के चोल ताम्रपत्र के अनुसार
कांचीपुरम के बुनकरों को उनकी व्यापारिक कलाओं के कारण वेश्य व्यापारियों जैसा सम्मान मिलना शुरू हो गया और बुनकर जुलाहे कपड़े का व्यापार करने लगे। दक्षिण में वैष्णव आलवार संतों के उच्च वर्ण एवं निम्न वर्णों के संत आपस में मिलजुल कर रह रहे थे और समाज में सामाजिक सद्भावना का संदेश दे रहे थे। निम्न वर्ग सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रवृत्त हो रहा था। इसी समुदाय के कांचीपुरम नामक संत बहुत प्रतिष्ठित हो रहे थे। समाज में रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का दर्शन जीवन दर्शन को प्रकट कर रहा था। अद्वैत के शंकराचार्य जगत को मिथ्या परिवर्तनशील मानते और ब्रह्म को सत्य मानते थे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और रामानुजाचार्य शिष्टाद्वैत में जगत को शरीर और ब्रह्म को शरीरी मानते थे। रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि रामानुजाचार्य के कौन से शिष्य ने भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किया, तो आपको याद रखना है रामानंद जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की पृष्ठभूमि। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार हैं। इसमें अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं, किंतु वेद उपनिषद आरण्यक की भाषा जनसामान्य के लिए कठिन हो रही थी। इसीलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में तो कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जनरुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना प्रारंभ कर दिया। उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डाल रहे थे। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित हो एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी और लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा और शिल्प विधान की भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म तथा मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहे थे, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक यह साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय एवं लोकाश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। इसी समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियाँ एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोकरंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोकरंजन के साथ साथ लोकरक्षण का काम कर रही थी। राजाश्रय कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना।
वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रासो नाम दिया गया। यथा आध्यात्मिक, वीर रसात्मक और श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण इस प्रकार हैं। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिअराउ चिअराउ अ सहाबे मुल्लक, उजू रे उजू, जाड़ी माँ तेहू रेम्बक, नियही बोही वोही, जा जहू रे लंक। ये सरह पाद का जो रचना है उनकी है। और ये आगे शाड़ंगधर की रचना है। हमीर कज जल भई फोहाणल, यह मई जलऊ, सुलितान शीस करवाल, दह तजी कलेवर द चलऊ। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपति भेल, से हो मधु बोल बोल स्रवनहि, सुनल श्रुति पथ परस न मेल। ये विज्ञापति की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। आदिकाल। आदिकाल के इस समय में हिंदी का प्रारंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चल रही थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। इस प्रकार अपभ्रंश के प्रारंभ में लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई हैं। इस समय का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखर रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे थे। काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मतांतर हैं। साहित्यिक परंपराएं एवं प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती हैं। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं, वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती हैं। यह काल की शाश्वत क्रिया है, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति, उद्भव, विकास और ह्रास की रही हैं। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई हैं और समय पाकर विलीन हो गई। इसीलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक और शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उनका नामकरण करने का प्रयास किया है। डॉक्टर गिरियसन के पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक कृति की झलक प्रस्तुत की थी। वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। डॉक्टर गिरियसन ने अपने पूर्व विद्वानों द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन, मनन एवं सूक्ष्म अध्ययन करके इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। डॉक्टर गिरियसन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। गिरियसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। आरंभिक काल, पूर्वारंभ काल 700 से 1373 विक्रमी संवत। उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत।
माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत, अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत। उसके बाद में है परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत और वर्तमान काल 1526 से आद्यावधि। ये किसने किया है? तो ये किया है हमारे जो मिश्र बंधु हैं, उनके मिश्र बंधु विनोद जो उनका ग्रंथ है इसमें किया है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण गिरियसन की अपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आ पाई। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया क्योंकि यह युक्ति संगत कम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया, जो विद्वानों को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को निम्नलिखित कालों में विभाजित किया गया। ये अपने शुक्ल जी जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने काल विभाजन कुछ इस प्रकार किया है। पहला है वीर गाथा काल, जो विक्रमी संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक चला था। ईस्वी में बात करें तो 993 से 1318 ईस्वी तक चला था। ठीक है दोस्तों, इसको आपको विक्रमी संवत में भी याद रखना है और ईस्वी में भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में भक्ति काल का जो समय बताया इन्होंने वह है विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। और यह ईस्वी में बात करें भक्ति काल की तो 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक भक्ति काल चला था। अब रीतिकाल की बात करें हम तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक रीतिकाल चला था। ईस्वी में बात करें रीतिकाल की तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक चला था। और गद्य काल की बात करें हम तो 1900 से आज तक जो चल रहा है वह गद्य काल है। ईस्वी में बात करें तो 1843 से लेकर अब तक जो चल रहा है उसको गद्य काल या आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विक्रमी संवत से 57 माइनस कर देते हैं तो हम ईस्वी पर आ जाते हैं, और ईस्वी में अगर 57 जोड़ देते हैं तो हम विक्रमी संवत पर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे का कारण रहा है। शुक्ल जी का वीर गाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान एवं गणवेषणाओं के आधार पर किया गया। उनके काल विभाजन के 2 आधार थे। किसी काल खंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता, इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। शुक्ल जी ने बताया है कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, जो वीर रस में लिखा गया था। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर हिंदी के प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा। पहला है विजयपाल रासो, जो नलसिंह द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो शाड़ंगधर द्वारा लिखा गया है। खुमान रासो दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। बिसल देव रासो नरपति नाल्ह द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। जयचंद्र प्रकाश रासो भट्ट केदार कृत लिखा गया है। 7वां है जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनी कवि द्वारा लिखा गया है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। कीर्ति लता विद्यापति द्वारा लिखा गया है। कीर्ति पता का विद्यापति ने ही लिखा है और विद्यापति पदावली भी विद्यापति ने ही लिखा है। ठीक है दोस्तों, इनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम काल जो आदिकाल कहा है उनको इस आधार पर कहा है। ठीक है।
वीर गाथा का। आगे बढ़ते हैं हम। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। उन्होंने कहा, शुक्ल जी द्वारा वीर गाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधार पर भूमि पर रचित साहित्य भी उत्तम कोटि का होता है। उदाहरण, रामचरितमानस को यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा नष्ट हो जाती है। इस तरह संदेश रासक, स्वयंभू कृत पौम चरिऊ, रामायण, पुष्यदंत कृत पौम सिरी चरिऊ आदि जैन साहित्य के ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लिखित एवं अन्य अपभ्रंश ग्रंथों का आदिकाल के लक्षण निरूपित तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा था। आज नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहने के लिए अपना मत प्रकट किया। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है कि यह कोई आदि में मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूत साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। उन्होंने माना कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेश, नैतिक दर्शन एवं आध्यात्मिकता से युक्त है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को संधि व चारण काल का कहा। इस नामकरण को 2 भागों में बांटने के पीछे का कारण था। संधि काल 2 भाषाओं की संधि का काल था तथा चारण काल चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है, जिसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता एवं साहस का वर्णन है। उनके जीवन प्रसंगों को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाकर वर्णन करना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल कहा। उन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ। साथ ही साथ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ, जो अपने समुचित विकास रूप में श्री चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अपभ्रंश काल के नाम से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हिंदी की प्रारंभिक स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू होती है, इसीलिए अपभ्रंश काल कहना उचित है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया गया। इसे यह लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल का ही रूपांतरण है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में
काल विभाजन एवं नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया है। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल था 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण काल दिग्वेदी काल है, इसे 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। प्रगति का प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल 1953 से लेकर अब तक। ये डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार से काल विभाजन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। अपभ्रंश भाषा के कवि अपनी वाणी को सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों से युक्त करके मानवीय जीवन को सुव्यवस्थित करने की ओर ध्यान दे रहे थे और जन जन को नवीन प्रेरणा प्रदान करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। तब यह प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाए। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी के प्रथम कवि के रूप में 7वीं शताब्दी के पुष्यदंत या पुण्यपदंत नामक किसी कवि का नाम लिखा, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। शिव महिमा की रचना पुण्यदंत ने की। इनका लक्षण ग्रंथ भी था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। सरहपाद राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये 84 सिद्धाचार्यों में से है। इन्होंने बताया कि सरहपाद कवि की कृतियों में अपभ्रंश की अपेक्षा संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी काव्य चेतना में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश है जो भक्ति काल में पल्लवित हुए, अर्थात इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर था। 84 सिद्धाचार्यों की वाणी का रूप नाथ संप्रदाय से लेकर कबीर दास तक देखा जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ संप्रदाय का विकास सिद्ध साहित्य से ही हुआ। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि कहने के पीछे एक अन्य आधार काव्य शैली है। इनका काव्य दोहा और पदों की शैली युक्त था, जिसे परवर्ती कवियों ने अपनाया। इन्होंने मुक्त छंद दोहा का अधिक प्रयोग किया। इन दृष्टियों से सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि इसीलिए नहीं मानते कि इनका काव्य अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया है, तथा दूसरा, इस समय हिंदी का कोई प्रसार नहीं था। हिंदी का निखार तो 11वीं शताब्दी तक आते आते हुआ, जबकि सरहपाद 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्य कवि थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, अपभ्रंश और हिंदी के बीच ऐसी कोई मध्यंतर रेखा नहीं खींची जा सकती है। उन्होंने इस अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। कुछ विद्वान अमीर खुसरो को तथा कुछ विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने अमीर खुसरो और विद्यापति को 12वीं शताब्दी के कवि कहकर अस्वीकार कर दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में लिखा कि महाकवि चंद्रबरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। चंद्रबरदाई की रचनाओं में प्रौढ़ता एवं छंद विधान का अनुकरण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। उन्होंने बताया कि स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि हैं, क्योंकि अपभ्रंश के कवियों की लेखनी
काव्यमयी हो उठी थी। शैली भी सरस और प्रभावपूर्णता के कारण लोकप्रिय हो रही थी, जिसका प्रभाव भक्ति पर पड़ा। किंतु अंत में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा को ही माना गया, क्योंकि उनकी भाषा एवं काव्य शैली के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी से अधिक निकट है। जह मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश तहि वट चित विषाम करु सरहे कही उवेश पंडिय सल सत्त बखायणई देहई बुद्ध बसंत न जानई। इस उदाहरण से अपभ्रंश भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रवृत्ति पाई गई, जो आगे चलकर हिंदी भाषा के शब्द बने। मन पवन रवि शशि वट और चित्त। राहुल जी ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी 7वीं शताब्दी से ही सिद्धों की रचनाओं को भाषा का प्रारंभिक रूप मानते हैं। इसमें दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। सिद्धाचार्यों के इस प्रकार के साधनात्मक दोहे नाथ संप्रदाय एवं कबीरदास द्वारा कबीरदास के हठ योग तक का मूल सिद्ध करते हैं। आगे आता है आदिकालीन साहित्यिक भाषा का स्वरूप। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।